जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न जीके के प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश में विकसित किया गया था? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण वंश के महान प्रतापी राजा हुए थे। वह गांधार शैली कला के समर्थक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के ही शासनकाल में आयोजित हुई थी 72 ईस्वी में। या कुंडल वन, जो कि वर्तमान में कश्मीर में पड़ता है, वहाँ आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष इसके दोस्तों अश्वघोष थे। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कुषाण वंश गांधार शैली कला का कुषाण वंश के दौरान गांधार कला शैली सर्वाधिक विकसित हुई थी। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त को दर्शाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। यह वृत्त मालागासी मेडागास्कर से होकर के गुजरता है। यदि कुल अक्षांशों की बात करें तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है और कुल देशांतरों की संख्या 360 है। एक देशांतर के मध्य की दूरी सामान्यतः 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो होती है वह लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? तो मुद्रा जो होती है यह कमोडिटी बाजार में व्यापार की वस्तु नहीं है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अन्य तीनों कच्चा तेल, चांदी आदि व्यापार की वस्तुएं हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो यह घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी किसे कहते हैं? एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है? जब किसी सूचना को किसी निश्चित स्थान में सुरक्षित किया जाता है या निश्चित स्थान से प्राप्त किया जाता है, तो वह सूचना जहां पर सुरक्षित रहती है उसी को हम एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएटिव मेमोरी का उदाहरण है कांस्टेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे अंग्रेजी में हम शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह एक सार्वजनिक डेटाबेस है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद पौधों, जानवरों, कौकों, स्थानीय उप प्रजातियों की लुप्त प्राय प्रजातियां आदि को रिकॉर्ड किया जाता है। जो लुप्त प्राय होने की कगार पर होती हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर होती हैं, इनको इसमें शामिल किया जाता है। तो हिंदी में इसे लाल सूची के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची। और अंग्रेजी में इसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। एग्जाम में रेड डेटा बुक ही अक्सर पूछा जाता है, लाल सूची नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा लाल सूची भी कहते हैं, रेड डेटा बुक। और ये सामान्य रूप से सिर्फ यही पूछता है कि विलुप्त प्राय जानवरों के रिकॉर्ड को संगठित या संकलित करने वाली बुक कौन सी है, पुस्तक कौन सी है, तो रेड डेटा बुक होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र किसका नाम है? तो व्योम मित्र दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के संदर्भ में भारतीय एक रोबोट है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। डिशवॉशर का आविष्कार किसने किया था? डिशवॉशर जैसा कि आप लोग जानते हैं बर्तन की धुलाई में काम में आता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें लोडिंग और स्विचिंग के जरिए इसको प्रयोग किया जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। जोसेफिन कोचेरेन ने इसका आविष्कार किया था। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है?
तो भारत का जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू कंटेनर पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नहावा शेवा। दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो उच्चतम न्यायालय की जो सलाहकार अधिकारिता का अधिकार है वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मिला है कि वह किसी विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परामर्श लेने की शक्ति है, परंतु उस परामर्श को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है। तो जैसा कि ऑप्शन सी बता रहा है, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा। कौन सा यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 सदस्यों का एक ग्रुप था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित करते हैं, और इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय इसे श्वेत कमीशन कह करके भी पुकारते थे, और इसका भारत में बड़े पैमाने पर जो है विरोध हुआ था, श्वेत कमीशन कहा गया था। और ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। साइमन कमीशन 1919 भारत शासन अधिनियम के संवैधानिक सुधारों की जांच परख करने आया था, कार्यों की समीक्षा करने के लिए भारत में आया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 8 नवंबर 1927 को यह कमीशन नियुक्त होता है। भारत में पहुंचने के इसका समय था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। यदि आपको जो है इन दोनों तिथियों में से कोई एक मिलती है, 8 नवंबर 1927 या 3 फरवरी 1928, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि साइमन कमीशन या सामान्य आयोग भारत में कब आया था। तो 1927 होगा तब भी लगाइएगा, 1928 होगा तब भी लगाइएगा, दोनों तिथियां साथ में नहीं दी जाएंगी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी अपनी मात्रा और फुटप्रिंट्स के आधार पर ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? जो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तामू मासिक है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कहीं कहीं मैसिक लिखा रहता है, तामू मैसिक जो है यह वेस्ट पैसिफिक ओशियन में स्थित है। वेस्ट पैसिफिक ओशियन में स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का में स्थित है। दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि विधेयक पर कोई मतभेद होगा, ऑप्शन आपका ए वाला सही है, यदि विधेयक पर कोई मतभेद होगा तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। यदि वे भी नहीं है तो राज्यसभा की जो उपसभापति हैं वह उसकी अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अनुच्छेद 109 में दोस्तों धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर जब संबंधी विधेयक पर सहमति बन जाती है तो उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी परिघटना जिसमें रोटिकर, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? फिर से मैं बता दे रहा हूं प्रश्न क्या है। ऐसी परिघटना जिसमें रोटिकर, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और कुछ पक्षी, कुछ जीव मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें संसेचन
जो कि वीर्य का अंडे से मिलना अनिवार्य होता है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें बिना संसेचन के ही प्रजनन हो जाता है। इस घटना को ही अनिषेक जनन कहते हैं। तो कुछ मछलियां हैं, कुछ मधुमक्खियां हैं, छिपकलियां हैं, जिनमें मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव विकसित कर देता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? तो एंथ्रेक्स दोस्तों यह एक इसे जो है हिंदी में क्या कहते हैं? गिल्टी रोग, गिल्टी रोग कहते हैं। ये जानवरों को, मुख्य रूप से जानवरों को ही प्रभावित करता है। यह कीटाणु से फैलने वाला है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसके एंथ्रेक्स के खिलाफ जानवरों का टीकाकरण भी किया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। एंथ्रेक्स गिल्टी रोग होता है जो कीटाणुओं की वजह से फैलता है, और यह कीटाणु कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस। पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं बैकवर्ड डेंडिंग सप्लाई कर्व। यह किससे संबंधित है? तो यह लेबर से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, श्रम से। किसी निश्चित समय में मजदूरी को बढ़ा देना तथा मजदूरों की जो कार्य अवधि है या घंटा उसको कम कर देना, वह क्या कहलाता है? बैकवर्ड डेंडिंग सप्लाई कर्व कहलाता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि किसी निश्चित समय में मजदूरी अचानक से बढ़ जाए और मजदूरों का जो कार्य समय है या जो घंटे हैं काम करने को घट जाए, वही क्या कहलाएंगे? पश्च बंकन सप्लाई वक्र कहलाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? लेबर या श्रम से संबंधित है। किसी क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं होता है। किस क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं होता है? तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, सार्वजनिक संसाधन या पब्लिक कॉरपोरेशन विधायन द्वारा निर्मित संस्थाएं होती हैं जो सामाजिक, वाणिज्यिक, आर्थिक तथा विकास संबंधी कार्यों के लिए राज्य द्वारा अथवा उसकी ओर से चलाई जाती हैं। इसका अपना एक कोष होता है। व्यवस्था के आंतरिक मामलों में अंशतः स्वायत्त होती हैं। इस क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना नहीं होता है, लोगों के कल्याण, ये लोगों का कल्याणकारी उपक्रम होता है जो लोगों कल्याण के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर के बहती है? तो ऑप्शन आपका सी वाला होगा, नंदी नदी। तिरुट्टनी मुरुगन मंदिर है, मुरुगन भगवान का मंदिर है, जो कि हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह दोस्तों तमिलनाडु के तिरुवल्लपुर जिले में पड़ता है। तिरुवल्लपुर जिले में पड़ता है, और जहाँ यह मंदिर है यहीं से एक नंदी नदी बह करके निकलती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र से में जाकर के नहीं मिलती है? तो लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले में होता है। राजस्थान के अजमेर जिले में से ये निकलती है। 772 मीटर की ऊंचाई से नाग पहाड़ियों से निकलती है ये, और नाग पहाड़ियों से निकल करके ये पश्चिम राजस्थान के, जो राजस्थान का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर से होती हुई यह गुजरात के कच्छ में जाकर के प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ है इसका पतन? गुजरात के कच्छ में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, लूनी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंपन करता हुआ पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे हम लोग आयाम कहते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। विस्थापित एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। और एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो
इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया था। आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। यदि किसी तरह का प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।